नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से आई एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर की। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए शैक्षणिक क्षेत्र सत्र के अवसर पर बच्चों को खास संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है और इस मौके पर सभी बच्चों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बच्चों से अपील की है कि वे अपने सपनों में रंग भरे और शिक्षा के जरिए अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू हो रहा है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है। और मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चा बढ़ेगा और यही विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने का आधार बनेगा। अर्पण संपन्न हो गया है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं उत्तर एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया महिला कल्याण से सम्मानित मंच, जिसमें हमारे विभाग की अध्यक्षा बेबी रानी मौर्य जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही साथ श्रीमती सुषमा खरवार जी, रामचंद्र प्रधान जी विधान परिषद सदस्य हैं, मुकेश शर्मा जी विधान परिषद सदस्य हैं, अनिल कुमार जी विधान परिषद सदस्य हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर सुपोषित उत्तर प्रदेश का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। और आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्रदेश भर में आंगनबाड़ी। लखनऊ से आई है एक सांस्कृतिक और साहित्यिक खबर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में एक भव्य साहित्यिक आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम प्रयागराज की संस्था प्यारे मैया स्मारक समाज सेवा संस्थान द्वारा पैगाम ए अमन समारोह के तहत आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मूषा यारा और सम्मान समारोह शामिल रहा। इस मौके पर सुविख्यात साहित्यकार, पूर्व संसद और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को आजीवन साहित्यिक और सामाजिक सेवा के लिए संगम साहित्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप उन्हें शॉल और श्रीफल, अंगन वस्त्र और सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद धनराशि प्रदान की गई। और कार्यक्रम संयोजक तारिक साइद अज्जू ने सम्मान प्रदान करते हुए कहा है कि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उन्हें सम्मानित करके संस्थान स्वयं सम्मानित हो गई। और सम्मान ग्रहण करते हुए डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि कवि और साहित्यकार समाज की बेबक आवाज़ होते हैं, जो लाभ लालच से दूर रहकर सच्चाई और जन भावनाओं को सामने लाते हैं और समाज को सही दिशा में देने का कार्य करते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी कई चुनिंदा रचनाओं का पाठ भी किया और जिससे उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा। और कार्यक्रम का संचालन प्रयागराज के प्रसिद्ध कवि एवं विधि प्राध्यापक डॉक्टर श्लेष घोटम ने किया। इस अवसर पर अजन साइठ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को किस तरह आप देखते हैं? ये आज का जो प्रोग्राम है, इसकी हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रमों की, क्योंकि हम लोगों में उन्नति का एकमात्र तरीका है कि सामाजिक सद्भाव पैदा हो, और इस कार्यक्रम के माध्यम से उसकी कोशिश की गई है। मैं मोहतरम तारिक अज्जू साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और इस बहाने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया।
दूसरी बात यह है कि कवि सम्मेलन और मुशायरों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। आज का मुशायरा और जो कवि सम्मेलन मिला जुला है वो उसमें दो बातें हैं। एक तो हिंदी और उर्दू का मिलना बहुत ज़रूरी है। ये गंगा जमनी तहज़ीब हिंदुस्तान की तहज़ीब है और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान अमन और चैन से रहे। तो वही पैगाम आज दिया गया है। इसके लिए मैं सब आयोजकों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग आए हैं और जिन्होंने सुना है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा इतना ही पैगाम है। सर, जो कवि और तमाम मुशायरे होते थे उसमें लोग अपनी बातें कह सकते थे, आज के दौर में इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसके बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि कवि जो होता है, अगर जिस दिन कवि झूठ बोलने लगेगा उस दिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कवि जो होता है, मैंने अभी अपने भाषण में कहा था, वो पैदाइशी नुमाइंदा होता है। ये चुना हुआ एमएलए एमपी नहीं होता, लेकिन वो जनता के हितों का रक्षक होता है, पैदाइशी। तो इसलिए उसको जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए और वो राज्य के हित में है। और कवि जो है वो सच बोलता है ज़्यादातर। हास्यरस के कवि भी होते हैं, मनोरंजन के भी होते हैं, लेकिन वाल्मीकि ने दूसरों के दर्द के लिए कविता शुरू की थी। तो मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन मुझे आज जो जैसे श्लेष गौतम ने जो कविता पढ़ी या उन्होंने जो संचालन किया और मेरे छोटे मित्रों ने पढ़े, नए कवियों ने, उससे लगा कि कविता का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस बात से मुझे बुलबुल की हैसियत होती है, वही देश में कविता कवि की होती है, शायर की होती है। बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ बैठे हैं, चरण सिंह बसर, मनीष भाई और इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, और सुरेश अवस्थी और सर्वेश और पीछे हमारे श्लेष और तमाम लोग सब और जो बैठे। मैं ये कहता हूँ कि ये हम लोग मन की बात कहते हैं। एक माफ़ करना मुझे, मैं ये इसे भाषण का आज समझ लेना। एक उसमें चैनल पे एक कवि सम्मेलन आता है शनिवार को, उसमें 15 मिनट कवि इधर से बोलता है, 15 मिनट इधर से बोलता है। अच्छा, अब मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप रेडियो है कि कवि हैं कि आप मशीन हैं, क्या हैं आप? आपका अपना कोई विचार नहीं है। ये इसको चारण जो पहले कहलाते थे, तो उसमें कोई फर्क नहीं है कि ये कवि चारण नहीं होता है, कवि बहुत स्वाभिमानी होता है। तो मैंने ये अंतिम इसका वो सुना रहा हूँ कि बुलबुल की क्या है, बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी। बुलबुल की क्या है, बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी, उसकी वाणी तो दर्पण है, असली सूरत दिखलाएगी। क्योंकि आज बुलबुल पर गाने को रसडूबा गीत नहीं है, सारा चमन बना है, दुश्मन कोई उसका मीत नहीं है। गाते गाते यदि बुलबुल के गीत आंसुओं से भराएं, माली तुम्ही फैसला कर दो हम किसको दोषी। अगर बहार में पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, उपवन में यदि बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाए, धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाए, इसी बात को लेकर कांटे यदि फूलों के ही चुभ जाए, माली तुम्ही फैसला कर दो हम किसको दोषी। बहुत धन्यवाद। बहुत हम इस आयोजन को इलाहाबाद से लखनऊ लाने में बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम आदरणीय दादा उदय प्रताप जी का जो सम्मान यहाँ हुआ है उसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। और इस सम्मान को हम लोगों ने जो इनके पैगाम अमन के ज़रिए जो हम लोगों ने सम्मान इनका किया है, वो इनके सम्मान का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सम्मान का ये कार्यक्रम रहा है। और हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, हमारी पूरी कमेटी खुश है कि ये ऐसे शख्सियत का जिनका हमें सम्मान करने का अवसर मिला, हम इन सम्मान मूर्ति का आभार प्रकट करते हैं। छुपा है मन में अगर चोर तो आईने में खुद अपना चेहरा भी नकली दिखाई देता है। छुपा है मन में अगर चोर तो आईने में खुद अपना चेहरा भी नकली दिखाई देता है। यकीन जानिए कि बेटिकट मुसाफिर को समोसे वाला भी टीटी दिखाई देता है। यकीन जानिए कि बेटिकट
मुसाफिर को समोसे वाला भी टीटी दिखाई देता है और कहा कि हमें भी नींद में परियों के ख्वाब आते थे, हमें भी नींद में परियों के ख्वाब आते थे, हमारे नाम खतों में गुलाब आते थे और नहीं दी वक्त ने मोहलत तो छोड़ने ही पड़े, सवाल वो भी के जिनके जवाब आते, सवाल वो भी के जिनके जवाब आते थे और किसी सूरत किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगा, किसी सूरत किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगा, भले ही लाख कर लो कोशिशें लेकिन नहीं होगा। और मुबारक हो तुम्हें, अब तो सितारा बन गए हो तुम, मगर किस्मत में केवल रात होगी दिन नहीं होगा। वाह वाह, मगर किस्मत में केवल रात होगी, बहुत अच्छे राहुल भाई, दिन नहीं होगा। और कहा कि अदब की जिम्मेदारी, दादा बैठे हैं उपस्थिति में पढ़ता हूँ कि अदब की जिम्मेदारी एक पल भी ले नहीं सकती, अदब की जिम्मेदारी एक पल भी ले नहीं सकती, तुम्हारी नाव को मझधार तक भी खे नहीं सकती। कलमकारों सियासत से बनाकर दूरियां रखना, ये तुमसे ले तो सकती है, तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, ये तुमसे ले तो सकती है, तुम्हें कुछ दे नहीं सकती है। मतलब शेर पहुंचाता हूँ अब तक के यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है, यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है, मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है, मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है। और मियाँ सादा बयानी झूठ सी है दौरे हाजिर में, मियाँ सादा बयानी झूठ सी है दौरे हाजिर में, भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है, बहुत अच्छा, भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी, बहुत अच्छे, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। एक मतलब तो शेर और कहा कि उलझ रहे हैं उन उलझनों से वजूद जिनका कहीं नहीं, उलझ रहे हैं उन उलझनों से वजूद जिनका कहीं नहीं है, हम अपने साए से डर रहे हैं दरअसल खतरा कहीं नहीं, हम अपने साए से डर रहे हैं दरअसल खतरा कहीं नहीं है। और हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी, हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी, कभी जो खबरों की सुर्खियां थे अब उनका चर्चा कहीं नहीं, कभी जो खबरों की सुर्खियां थे अब उनका चर्चा कहीं नहीं। और ये दो मिसरे दादा आपकी जड़ों में रखता हूं कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी, अभी जो खबरों की सुर्खियां थे अब उनका चर्चा कहीं नहीं है, अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे हकीकत तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं, तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं है। एक मतलब तो शेर के साथ बात खत्म करता हूं अपनी की, शुक्रिया, कि चांद तारों की न सूरज की निगहबानी से, चांद तारों की न सूरज की निगहबानी से, दीप जलते हैं अंधेरों की मेहरबानी से, दीप जलते हैं अंधेरों की मेहरबानी से। और कैसे कह दूं कि तेरे साथ नहीं हूं मैं अब, कैसे कह दूं कि तेरे साथ नहीं हूं मैं अब, कैसे किरदार बगावत करे कहानी से, कैसे किरदार बगावत करे कहानी से। और जो है जैसा उसे वैसे के मुकाबिल रखिए, जो है जैसा उसे वैसे के मुकाबिल रखिए, आग से आग ही निपटेगी पानी पानी से। लखनऊ से आई है बड़ी राजनीतिक खबर की। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नोएडा दौरे पर जोरदार हमला बोला है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जिस नोएडा को अखिलेश यादव कभी अपशगुन मानते थे, आज वही नोएडा का विकास उन्हें आकर्षित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान नोएडा को भ्रष्टाचार और अपराध की राजधानी बना दिया गया था। और बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान सरकार में नोएडा अब क्राइम और करप्शन से मुक्त हो चुका है और तेज़ी से विकास पर कर रहा है। और अब देखना होगा कि इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। नोएडा का विकास अब अखिलेश यादव को भी आकर्षित कर रहा है, वरना जिस नोएडा को लेकर के वो अपशकुन माना करते थे, सत्ता में रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए। नोएडा को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में करप्शन और क्राइम की कैपिटल बना दिया था, लेकिन आज वो नोएडा निवेश के लिए आज निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, अखिलेश जी को भी आकर्षित किया है। इसीलिए अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अखिलेश यादव जी ने नोएडा से की है। लेकिन नोएडा की जनता जानती है कि कैसे आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नोएडा का कैसे कायाकल्प हुआ है। आज नोएडा क्राइम और करप्शन से फ्री हुआ है, इसलिए उनकी शुरुआत ही गड़बड़ हो गई है। ये तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी बात हो गई।
अखिलेश यादव जी का चुनाव प्रचार का प्रारंभ ही खराब हो गया। लखनऊ से आई है एक बड़ी और चिंताजनक खबर कि लखनऊ के बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र में कल्याणपुर गांव में दबंगों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि झूठी सूचना देकर 112 पुलिस टीम को मौके पर बुलाया गया। जैसे पुलिसकर्मी गांव पहुंचे, दबंगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हमलावरों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की। और इतना ही नहीं, ईंट पत्थर चलाकर भी हमला किया गया। इस दौरान सिपाही श्रावण कुमार की वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई। इस मामले में धीरज, राम स्वरूप और निर्मला उर्फ छोटू और रामधीन और भूपेंद्र समेत कई आरोपियों का नामजद किया गया है। और पुलिस इस हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना से आ रही है एक बड़ी राजनीतिक खबर कि पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावागी ने संगठन से जुड़ा बड़ा बयान दिया है। संजय सरावागी ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने बताया कि नितिन नवीन ने कल ही उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया गया था और आज औपचारिक रूप से इस्तीफा हो जाएगा। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सभी की नज़रें आप इस घटनाक्रम पर टिकी है कि फिलहाल यह देखना होगा कि अहम होगा कि इस्तीफे के बाद पार्टी की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है और आगे की रणनीति क्या होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन से इस्तीफा देने को लेकर के आखिरी दिन है सर, क्या होगा सर इनके इस्तीफों को लेकर के? नहीं, हो जाएगा, समय पर सारी चीजें होनी है। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस्तीफा हो जाएगा। कल ही वो जो असम जा रहे थे, उनको असम जाना था, वो मन की बात सुननी थी, तो कल ही मुझे अपना इस्तीफा देकर गए हैं। तो आज इस्तीफा हो जाएगा समय पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी सर क्या कुछ अपडेट है इस्तीफे को लेकर के? उनको भी विधान परिषद से इस्तीफा देना है सर, आज आखिरी दिन है, लास्ट डेट है। समय पर सारी चीजें हो जाएगी इसमें क्योंकि सर जब टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने ही कहा था कि एक पद रिक्त हो जाएगा अगर लेट होगा तो सर। मैंने कहा ना कि समय पर सारी चीजें हो जाएगी। समय पर तो कल वो असम जा रहे थे, मन की बात सुननी थी उनके, कल रविवार का दिन था, इसलिए कल ही वो मुझे इस्तीफा सौंप कर गए हैं, तो वो जमा हो जाएगा। सर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है बिजली बिल को लेकर के कि बीजेपी ने और जेडीयू ने सिर्फ चुनाव के वक्त 125 यूनिट का वादा किया था और अब अपने वादे से पलट गई है। और जब हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 1.5 करोड़ लोग महिलाओं को, बिहार की सारी महिलाओं को जो पात्र है, उनको जब 10,000 की राशि की घोषणा की गई थी, तो ऐसे लोगों ने उस समय भी अफवाह फैलाया था कि 10,000 की राशि नहीं जाएगी। जब चली गई तो घूम घूम के कहा था कि ये 10,000 तो लोन है, ये वापस करना पड़ेगा। जब हमने 400 से 1100 रुपया किया तो आएगा ही नहीं राशि, जब प्रत्येक माह जाने लगा। इसलिए इन लोगों का काम ही है आम जनता में गलत अफवाह फैलाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना। जब 125 यूनिट बिजली हम लोग दे रहे थे तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि ये तो मतलब बिहार के साथ अन्याय है, ये सब नहीं होना चाहिए, चाहे 10,000 या जो भी है। इसीलिए आज 125 यूनिट बिजली सभी घरेलू उपभोक्ता को बिहार में दी जा रही है और बड़ी संख्या में उपभोक्ता ऐसे भी हैं बिहार में जो 125 यूनिट बिजली जो है फ्री आज तक अवेल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गरीब है, उनके
बिल ही कम आ रहा है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि आज भी आज भी जो है 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, और जो आप बातें कर रहे हैं वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो एजेंसी निर्णय करती है। तो जब ज्यादा जब है तो उस समय थोड़ा बढ़ा, लेकिन कमाया भी गया है, रेट जो है कमाया भी गया है। दिन में जो है जो लोग हैं वो उनका रेट कमा है। इसलिए विपक्ष का काम ही है भ्रम की स्थिति फैलाना। इसलिए जब भी सरकार कोई घोषणा करती है तो उनका काम ही है विरोध करना। महाराष्ट्र के रायगढ़ से जुड़ी एक बयानबाजी की खबर की रायगढ़ में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने त्योहारों को लेकर विवादित बयान दिया है। नीतीश राणे ने कहा है कि ईद के दौरान हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति पत्थरबाजी या उपद्रव नहीं करता, लेकिन रामनवमी के दौरान कुछ लोगों द्वारा भगवा झंडा फहराने से रोका गया और राम भक्तों पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर देश में सभी धर्मों के लोग साथ रहते हैं तो ईद पर लागू होने वाले नियम कानून रामनवमी पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। अपने बयान में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर किसी को इससे आपत्ति है तो उन्हें देश छोड़ने की बात कही। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस पर विभिन्न दलों और संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। ना हिंदुत्व के हिसाब से मैं अपनी भूमिका रखता हूँ। मैंने जब भी इतना ही कहा कि ईद का जब भी त्यौहार आया तभी कोई भी हिंदू समाज के लोगों ने ना पत्थर मारा, ना किसी तरीके की उनको परेशानी लाई गई। मगर जब भी रामनवमी का उत्सव शुरू हुआ तो बहुत सारे जगहों पे, मालवनी हो, नाला सोपार हो, बहुत जगहों पे इन लोग ने हमारा भगवा झंडा लगाने नहीं दिया, हमको हमारे ऊपर पत्थर मारे राम भक्तों के ऊपर। तो फिर अगर हमारे देश में उनके हिसाब से अगर सर्वधर्म समभाव है, गंगा जमुना तहजीब है, तो फिर जो नियम जो कानून आप ईद के वक्त लगाते हो वही कानून आप हमारे रामनवमी के वक्त भी लगाइए। तभी तो हम ईद के वक्त तो कोई पत्थर मारता नहीं, कोई किसी को परेशानी लाता नहीं, तो फिर रामनवमी के वक्त ये सब हादसे क्यों होते हैं? क्यों भगवा लगाने के लिए उनको परेशानी होती है? तो इतना कहने के बाद अगर किसी को हरी मिर्ची लगती रहेगी ना तो वो चले जाए पाकिस्तान में। वैश्विक गंदगी की इधर जरूरत नहीं हमको। सर, आपने आज अनाउंसमेंट किया एक मच्छी मार्केट का। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हम टीवी भारत के साथ।